तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई 2, ठीक है, यानी कि क्लास 9th का चैप्टर नंबर हम 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्लास 9th के आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, ठीक है। इस चैप्टर का आपका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। चलिए इसे पढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या क्या दिया है पहले। कह रहा है कि विश्व इतिहास में आधुनिक काल का प्रारंभ जिन घटनाओं के साथ जुड़ा होता है उनमें यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्गों की खोज भी शामिल है। इसका उद्देश्य नए व्यापारिक मार्गों को विकसित करना था, ठीक है, ताकि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समृद्ध बनाई जा सके। देखिए, कह रहा है कि जो 15वीं शताब्दी में नए नए समुद्री मार्गों को खोज किया गया था, वह इसी में शामिल किया गया है, यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। और यह खोज करने का इनका यह मकसद था कि जिन देशों में, यानी कि दूसरे देशों से व्यापार करने का इनका मकसद था, ताकि अपने सामान का जो निर्माण कर रहे हैं उन सामान को दूसरे देशों से व्यापार करके बेच करके वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके। इसी क्रम में 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी, ठीक है। याद रखेंगे कि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिकी महाद्वीप की खोज किया था। पुनः अमेरिगो वेस्पुची ने इस बृहद भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। धीरे धीरे यूरोपीय देशों ने इस क्षेत्र में अपने उपनिवेश भी बसा लिए थे। देखिए, कह रहा है कि मतलब धीरे धीरे जो यूरोपीय देश था वह किस क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पर उनको व्यापार करना था उस क्षेत्र में अपने उपनिवेश भी यानी जाकर वहाँ पर रहने लगे थे। उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था। यानी कि जो उत्तरी अमेरिका था वहाँ पर फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है, अमेरिका के ऊपर, यानी कि उत्तरी अमेरिका के ऊपर। अगर देखिए, कह रहा है कि लगभग उसी समय यूरोप में नए राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन भी हो रहा था और व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश सत्ता का विरोध, समानता और बंधुत्व जैसे विचार लोगों के बीच, विशेषकर प्रबुद्ध वर्ग के बीच लोकप्रिय होते जा रहे थे। इंग्लैंड से अमेरिकी उपनिवेश की भौगोलिक दूरी और वहाँ के निवासियों की वैचारिक भिन्नता ने धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जहाँ वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड और उपनिवेश वस्तु दो अलग अलग स्तरों पर आ गए थे। उस समय की बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था ने भी इन दोनों के बीच मतभेदों को बढ़ाया था। धीरे धीरे उपनिवेशी इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने के लिए अग्रसर हुए। इसी का परिणाम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया था। चलिए अब देखते हैं, अब पढ़ते हैं। देखिए, पहला है आपका कि क्या कारण था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ। कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके निम्नलिखित कारण थे, ठीक है। यानी कि कोई एक कारण नहीं था जिसके चलते अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसके अलग अलग प्रकार के कारण थे। देखिए, पहला है कि उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। देखिए, पहला है कि अमेरिकी उपनिवेशों में अधिकांश अंग्रेज लोग थे। लेकिन देखिए, जो अमेरिका में उपनिवेश थे वो अधिक से अधिक कौन थे, तो अंग्रेज के लोग थे। अंग्रेज कहे तो कहाँ के, तो ब्रिटेन के लोग थे सब, ठीक है, अंग्रेज के लोग थे, जिन्होंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था, एक विधि विधान को देखा था, ठीक है। यानी कि जो अंग्रेज लोग थे वो इंग्लैंड के थे, वो इंग्लैंड लोगों ने क्या किया था कि जो संसदीय व्यवस्था था वह एक विधि विधान को देखा था अपने यहाँ, अतः वे अपने उपनिवेश में भी उसी तरह की प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाहते थे, ठीक है। ये यानी कि जो उनके पास व्यवस्था था वही व्यवस्था वह अमेरिका में भी करना चाहते थे, जबकि ब्रिटिश शासक इसके खिलाफ थे, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिश शासक थे
यानी कि जो ब्रिटेन के थे वो लोग इनके खिलाफ थे। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे। लाइक जो उपनिवेशों के गवर्नर होते थे, ठीक है, उनके इंग्लैंड के राजा के द्वारा उन्हें मनोनीत किए जाते थे, जिन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त थे और वे उपनिवेशियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, फलतः संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। उपनिवेशवासियों को शोषण के योग्य नहीं माना जाता था, जिसके कारण उनमें भारी असंतोष था। ठीक है, देखिए दूसरा का है आपका कि भौगोलिक दूरी। यहाँ देखिए इसमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कुछ कारण दिया हुआ है। पहला है कि उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव, दूसरा का है कि मध्यम वर्ग का उदय, तीसरा का है भौगोलिक दूरी और चौथा है धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। जो आपका अगला है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, उसके बाद है प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, उसके बाद है लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका, उसके बाद यह है कि जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति और है तत्कालीन कारण बोस्टन चाय पार्टी। ठीक है, ये सारे कारण थे अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम होने का। चलिए देखिए अगला हम लोग देखते हैं दूसरा का कारण है आपका कि भौगोलिक दूरी। लिखेंगे कि इसको पढ़ते हैं कि इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक थी। यानी कि जो इंग्लैंड था और जो अमेरिका है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो बहुत अधिक है। यह दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर स्थित थे। देखिए कहा कि जो इंग्लैंड और जो अमेरिका है वह एक और इंग्लैंड है तो एक और कौन सी है अमेरिका है। किस महासागर के, तो अटलांटिक महासागर के दोनों छोर पर ये दोनों स्थित है। क्योंकि उस समय यातायात एवं संचार साधनों का अभाव था, अतः व्यवहारिक रूप से ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेशों पर प्रभावशाली नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ थी। देखिए कि उस समय जो यातायात का साधन था वो बहुत ही कम था। ठीक है, इसलिए जो ब्रिटिश सरकार थी वह उपनिवेशों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में मतलब समर्थ नहीं था, असमर्थ था, जिसका फायदा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उपनिवेशवासियों को मिला था। देखिए अगला कारण हम लोग पढ़ते हैं, अगला है आपका 3 नंबर। देखिए तीसरा में कि धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। क्या मतभेद हुआ? ठीक है, कि अमेरिकी उपनिवेश एवं ब्रिटेन के बीच धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर भी मतभेद थे। ठीक है, कि जो अमेरिकी उपनिवेश थे और जो ब्रिटेन के थे, ठीक है, इन दोनों के बीच धार्मिक स्तर पर एवं सामाजिक स्तर पर, दोनों स्तरों पर इन दोनों में मतभेद था। ठीक है, यानी कि ये इसके जो सामाजिक को ये मानते थे वो ये वाले नहीं मानते थे, और जो ब्रिटेन के मानते थे वो अमेरिकी उपनिवेश नहीं मानते थे। जहाँ एक और ब्रिटिशवासी एलैंगिकन मत को मानते थे और चर्च के आधिपत्य में विश्वास रखते थे, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी जनता प्यूरिटन मतावलंबी थी। धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्रोटेस्टेंटों एवं प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ले ली थी। उनमें प्रारंभ से ही जुझारूपन एवं स्वतंत्रता की भावना विद्यमान थे तथा सैनिक क्षमता का प्रदर्शन भी वे कई बार कर चुके थे। यही कारण है कि अमेरिका वासी अपने मातृ देश के साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे। अगला है कि ब्रिटिश समाज सामंतवादी एवं कुलीन व्यवस्था पर आधारित थी, जबकि अमेरिकी समाज समतामूलक एवं प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थी। इस प्रकार अमेरिका में धार्मिक एवं सामाजिक समरसता विद्यमान थी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया था। देखिए आगे देखते हैं, अगला है आपका सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव लिखेंगे। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 के बीच हुआ था। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था वह किन के बीच हुआ था? तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था।
कब हुआ था? तो 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। इस युद्ध से पूर्व तक उपनिवेशवासी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ ही यह भय समाप्त हो गया। अब उपनिवेशवासियों का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था। इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर पुलार्ड ने कहा था कि फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया है। कि जो पराजय हुआ था वह अमेरिका वासी की इच्छा को भड़काया था। ठीक है, देखिए अगला है आपका 5 नंबर कि प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। देखेंगे सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए थे। उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत यह था कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों के दोहन का अधिकार मातृ देश को है। लेकिन दूसरी ओर उन्मुक्त व्यापार का धारण विकसित हो रही थी, जिसमें राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने का विरोध किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार उपनिवेशवासी अपने व्यापार एवं अन्य क्रियाकलापों में इंग्लैंड के हस्तक्षेप को नापसंद करते थे। अतः उपनिवेशों में विकसित हो रहा मध्यम वर्ग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहता था। जो उपनिवेशों में जो विकसित हो रहा था मध्यम वर्ग, वह इंग्लैंड के जो कुलीन वर्गीय शासन था उनका अंत करना चाहता था, उसको समाप्त करना चाहता था। ठीक है, देखिए अगला है आपका कि आपत्तिजनक कर। देखिए आपत्तिजनक कर यानी कि टैक्स। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफी आर्थिक क्षति हुई थी। अतः क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया था। कि जो तत्कालिक प्रधानमंत्री बने थे जिसका नाम था ग्रेनविले, इन्होंने 1765 में एक स्टाम्प पारित किया था जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। ठीक है, अनिवार्य था। इस कानून से उपनिवेशों में व्यापक विरोध की भावना जाग उठी और उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन से आने वाली सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निश्चय किया था। 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। ये वस्तुएं थीं कागज, सीसा, चाय एवं रोगन। उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो याद रखेंगे कि सैमुअल एडम्स ने यह नारा दिया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं स्थापना की थी। ठीक है, देखिए ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए कौन कौन? तो स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां, दो संस्था की स्थापना किया गया था उपनिवेशवासियों के द्वारा। देखिए देखते हैं अगला है आपका कि लेखकों एवं प्रचारकों की भूमिका। ठीक है, उसमें लेखक एवं प्रचारकों की क्या भूमिका थी, ये है कि स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखकों एवं प्रचारकों की अहम भूमिका रही है। 1776 ईस्वी में थॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई थी। देखिए आपसे पूछेगा कि कॉमन सेंस कब प्रकाशित हुई थी? लघु पत्रिका यानी कॉमन सेंस जो पत्रिका है वो कब प्रकाशित हुई थी? तो 1756 ईस्वी प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो लघु पत्रिका कॉमन सेंस जो है वह मतलब इसके लेखक कौन है? तो वह है आपका थॉमस पेन है। ठीक है,
इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया था। उसने राजतंत्र पर भी करारा प्रहार किया। थॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवासियों के विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन किया और उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहन दिया था। देखिए, अगला है आपका जॉर्ज तृतीय। देखिए, जॉर्ज तृतीय का निरंकुश नीति लिखेंगे उत्तर कि इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई थी। उसकी यह नीति इंग्लैंड में भी लोकप्रिय थी। वह व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था। ठीक है, जो जॉर्ज तृतीय था वह खुद यानी व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत पर विश्वास रखता था। वह किसी दूसरे पर विश्वास नहीं रखता था, वह खुद पर विश्वास रखता था। जबकि इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ने लगी थी। जॉर्ज तृतीय के उत्तरदायी रवैये ने उपनिवेशों के साथ उत्पन्न हुए संकट के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं को वस्तुतः ध्वस्त कर दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्तरदायी कारक के रूप में सामने आया था। देखिए, एक है आपका लास्ट कि तत्कालिक कारण बोस्टन चाय पार्टी। ठीक है, ये प्रश्न आपसे कितनी बार एग्जाम में पूछ दिया है, बहुत ही बार इसको पूछा हुआ है। ठीक है, देखते हैं कि 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार प्राप्त किया गया था। ठीक है, 1773 ईस्वी में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ था, जिसका उपनिवेश वासियों ने जबरदस्त विरोध किया था। जब चाय से देखिए यहाँ पर ये आपका बोस्टन चाय पार्टी का घटना है कि जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के कुछ नागरिकों, आदिवासियों यानी कि जो रेड इंडियन जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी थी। ठीक है, ये घटना है कि सभी चाय की जो जितनी भी पेटी थी वो सभी के सभी समुद्र में फेंक दी थी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अतः ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रकार अमेरिका उपनिवेश के विद्रोह की आग में धकेल दिया था। अगला कि 5 सितंबर 1974 ईस्वी को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधित्व का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार का बहिष्कार का निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1975 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच लेंगिस्टन में प्रथम संघर्ष हुआ। इसके पश्चात 4 जुलाई 1976 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता घोषणा पत्र जारी किया गया। ठीक है, यह जारी किया गया तथा जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह आरंभ हो गया, जो 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। ठीक है, 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ, जो 1789 ईस्वी में लागू हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, कहाँ का? तो अमेरिका का।